हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन दिया था, और मैंने आपको यह भी बताया था कि आप किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले डायमेंशनल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए, एंड उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें भी हम सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी एप्लीकेशंस के लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। मैं डेडिकेटेड वीडियो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए इसलिए बना रहा हूं सो दैट मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा सकूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, अब जरा फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे एक हाथ में 10 kgs ऑफ पोटैटो है और दूसरे हाथ में 5 kgs ऑफ टोमेटो है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे पास टोटल कितना सामान है, तो आप बोलोगे 10 + 5 यानी कि 15 kg। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मेरे एक हाथ में 10 kgs ऑफ पोटैटो है एंड दूसरे में 5 लीटर ऑयल है, अब बताओ मेरे पास टोटल कितना सामान है। तो आप 15 नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि आप केजी को लीटर में ऐड नहीं कर सकते। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही चीज बताता है, ये बोलता है कि हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हैं जिनकी यूनिट्स क्या हो, सेम हो। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिनकी यूनिट सेम होती है उनका और क्या सेम होता है, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वेट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव द सेम यूनिट्स एंड हेंस द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको देखो, एग्जाम्पल से मैंने बताया भी है कि अगर आप केजी को केजी में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, केजी। कहने का मतलब है, अगर आप 5 kg में 3 kg ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 8 kg। मतलब यूनिट अभी भी क्या रही, केजी ही रही। अगर आप एमएल में एमएल को ऐड करोगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो भी एमएल की यूनिट्स में ही मिलेगा। लेकिन आप केजी को एमएल में अगर ऐड करने की कोशिश करोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसके अगेंस्ट बोलता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि आप सेम यूनिट्स और सेम डायमेंशनल फॉर्मूले वाली फिजिकल क्वांटिटीज को ही क्या कर सकते हो, ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हो। तो अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अच्छे से समझ में आ गया है, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। मतलब इसमें आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि भाई चेक करके बताओ क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे होता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, आपको चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। यहाँ पे F क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी मेरे ख्याल से पहले कभी पढ़ चुके हैं, 9th या 10th में। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। एम क्या है? मास। वी क्या है? स्पीड। एंड आर है रेडियस ऑफ द सर्कल। मैंने यहाँ पे रेडियस की स्पेलिंग गलत लिख दी है, RADIUS होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो अब मुझे चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक। तो इसका देखो तरीका क्या होता है। जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूं आप भी वही फॉलो करिएगा, क्योंकि उससे आपके मार्क्स कभी नहीं घटेंगे स्कूल वगैरह में। ठीक है। और तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप लिखिए LHS। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा LHS में क्या है, फोर्स। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया, वो क्या है, MLT-2। देखो हम इसको चेक कैसे कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही चेक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है ना। तो अभी मैंने बोला कि हम उन क्वांटिटीज को ही इक्वेट कर सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है। तो इसका मतलब LHS और RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, है ना। तो इसीलिए देखो पहले मैंने क्या किया, LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जो कि फोर्स है। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, अब हम डायरेक्टली यूज करेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। फिर RHS में देखते हैं, RHS में क्या है, mv² बाय आर। तो mv²/r, इसको अलग अलग हमको जरा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। m के लिए मास होता है तो m रख दिया। वेलोसिटी का होता है या स्पीड का होता है LT-1, उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने उसका स्क्वायर भी कर दिया।
अपॉन रेडियस। रेडियस क्या है? रेडियस एक तरीके की लेंथ है, तो नीचे क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। अब जब इन चीजों को कंबाइन करेंगे, देखो क्या हो रहा है, ये एल स्क्वायर है। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये बन गया एम एल स्क्वायर और टी की पावर -2, क्योंकि जब पावर की पावर करते हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो एम एल स्क्वायर टी -2 और नीचे एल। अब देखो क्या होगा, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? एम एल टी -2। तो एम एल टी -2 आ गया, यानी आरएचएस भी एम एल टी -2 ही आ गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि क्योंकि हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं और एलएचएस और आरएचएस दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, एमएलटी-2 ही आ रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो जब भी आप ये करेंगे उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मान लो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहाँ पे टी क्या होता है? ये इक्वेशन एक पेंडुलम के लिए होती है। तो टी होता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, एल होता है लेंथ ऑफ पेंडुलम स्ट्रिंग, और जी को तो आप लोग जानते हैं क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मुझे चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। सेम प्रोसेस, पहले एलएचएस। तो एलएचएस में क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम ही तो है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टी। फिर आते हैं आरएचएस में। आरएचएस में क्या है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे नंबर्स जिनकी कोई यूनिट नहीं होती, इनको हम डायमेंशनल फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं करते, तो ये तो डायमेंशनल फॉर्मूले में आएगा नहीं। अब अंडर रूट लगाया, लेंथ के लिए एल लिखा, जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहां पर मैंने एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया, एल टी -2। अब क्या होगा? एल से एल कैंसिल और ये टी -2 ऊपर जाएगा तो टी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, टी स्क्वायर बन जाएगा। अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? टी मिलेगा। तो एलएचएस भी टी, आरएचएस भी टी। इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब देखो, यहां पर ये सब जी के या एक्सेलरेशन के, फोर्स के, सबके डायमेंशनल फॉर्मूले में डायरेक्ट इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैं आपको सिखा चुका हूं कि कैसे इनके डायमेंशनल फॉर्मूले निकाले जाते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जिन लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है, डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं, पहले उस वाले लेक्चर को देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया। अब देखो, एक सवाल उठता है कि बार बार मैं बोल रहा हूं, ये हम ये टर्म यूज कर रहे हैं कि डायमेंशनली करेक्ट, जैसे हमने यहां भी बोला द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो सवाल ये है कि डायमेंशनली करेक्ट हम क्यों बोलते हैं? इसको जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मुझे किसी ने बोला कि देखो, मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं जिसमें है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर। आप चेक करके बताइए कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब देखो, हमें ये तो पता है क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½ mv स्क्वायर। बट यहां पे इसने इक्वेशन दी है के ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन एक्चुअली में तो करेक्ट नहीं है, बट क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये हम चेक कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस, एलएचएस लिखा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी या वर्क, आपको मैंने बताया था कि दोनों की यूनिट्स जूल होती है, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर टी-2 ठीक है। फिर आरएचएस में देखते हैं क्या है। आरएचएस में एमवी स्क्वायर, एम की जगह रखा मास, वी है स्पीड, तो LT-1 और इसका स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? ये एम ऐसे रहेगा, एल का स्क्वायर, और जब ये -1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि पावर की पावर है, तो ये बन जाएगा ml स्क्वायर टी-2। तो देखो, एलएचएस और आरएचएस दोनों अभी भी क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, बट क्या ये इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट है? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअल जो इक्वेशन होती है काइनेटिक एनर्जी की, वो क्या होती है? ½ mv स्क्वायर। तो इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस के फर्स्ट एप्लीकेशन का यूज करके हम सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। बट एक्चुअली करेक्ट है या नहीं, इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस के फर्स्ट एप्लीकेशन से चेक नहीं कर सकते हैं। आप आगे जाके जब पढ़ेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशन क्या होते हैं, तो उनमें एक लिमिटेशन ये भी होता है कि इसके फर्स्ट एप्लीकेशन के थ्रू हम सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। एक्चुअली करेक्ट हम नहीं चेक कर सकते। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इसमें एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या होता है? टाइम। और ए क्या होता है? एक्सेलरेशन।
तो हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। सेम मेथड। एलएचएस, एलएचएस में क्या है? एस। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की लेंथ होती है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? एल। आरएचएस में क्या है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अलग अलग ये दोनों टर्म्स को हमको देखना है। तो यूटी, यू होता है स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड, तो उसकी जगह स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला रखा एल टी माइनस वन। टी होता है टाइम, रख दिया टी। हाफ आपको पता है एक नंबर है, इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो प्लस लगाया। एक्सेलरेशन के लिए लिखा एल टी माइनस टू, जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, और टी होता है टाइम, और क्योंकि टी का स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर बन गया, टी टू बन गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे टी की पावर माइनस वन और टी की पावर प्लस वन जब ऐड होंगे तो बन जाएगा टी की पावर जीरो, तो ये हट जाएगा, सिर्फ बचेगा एल। यहाँ पे टी की पावर माइनस टू और प्लस टू ऐड होंगे तो फिर क्या बनेगा? टी की पावर जीरो, तो ये भी हट जाएगा और बचेगा एल। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर एल को एल में ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? टू एल मिलना चाहिए। बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ये एल डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहा है, और डायमेंशनल फॉर्मूला किससे रिलेटेड होता है? यूनिट से रिलेटेड होता है। यानी कि अगर मैं केजी को केजी में ऐड करूंगा तो मुझे केजी ही मिलेगा ना, टू केजी थोड़ी मिलेगा। अगर मैं बोलता हूँ फाइव केजी प्लस थ्री केजी, तो मैं फाइव और थ्री को ऐड करता हूँ यानी एट मिलता है। लेकिन केजी को तो मैं सिर्फ केजी ही लिखता हूँ ना। तो जब दो यूनिट्स को ऐड करते हैं तो वही यूनिट मिलती है जो जिनको हम ऐड कर रहे हैं। जैसे केजी को केजी में ऐड किया तो केजी मिल जाएगी। तो अगर मैं एल को एल में ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एल ही मिलेगा ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक मीटर होता, इसकी एसआई यूनिट लेंथ की मीटर होती है, ये भी मीटर होता, तो मीटर और मीटर को ऐड करते तो जो नई क्वांटिटी मिलती है उसकी यूनिट भी क्या होती है? मीटर ही होती है ना। तो एल प्लस एल को ऐड करेंगे, क्योंकि हम ये यूनिट्स को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू एल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे? एल। अब देखो, एलएचएस भी एल था, आरएचएस भी एल है, इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, इसका मतलब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो देखो आप ये भी समझ गए कि अगर किसी इक्वेशन में बीच में प्लस या माइनस कुछ इस तरीके से है, तो आपको कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उस पर। क्लियर है? यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? अच्छा, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा वीडियो को पॉज करके। मैं तो अभी जल्दी जल्दी सारी चीजें बता रहा हूँ, बट आपके पास पूरा टाइम है, आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। पॉज करिए, अपने आराम से अच्छे नोट्स बनाइए। नोट्स ही आपको बाद में काम आएंगे। चलो, तो अब जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। मतलब फर्स्ट लॉ, फर्स्ट एप्लीकेशन पे तो हमने देख ही लिया है। अब जरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा ये देख लेते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल जी बोलते हैं। ठीक है। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पहले। तो अगर मुझे ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। आपने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। ये एम वन और एम टू दो मासेस होते हैं, आर डिस्टेंस पे रखे होते हैं, तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला ये है। लेकिन मुझे किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए? जी का। तो मैं क्या करूंगा, यहां से जी की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एम वन एम टू नीचे आ जाएंगे, तो जी की वैल्यू क्या आएगी? एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम। अब क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? इक्वल टू का साइन है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि दो चीजों को मैं इक्वेट कर रहा हूं। अगर मैं दो चीजों को इक्वेट कर रहा हूं तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो जो मुझे एलएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, अगर मैं आरएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दूं, वही एलएचएस का भी होगा। तो अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दूंगा तो वही जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं निकाल सकता हूं क्योंकि मैं इन क्वांटिटीज के बारे में जानता हूं। फोर्स, फोर्स के लिए क्या लिखेंगे? एम एल टी माइनस टू। आर क्या होता है? डिस्टेंस, तो एल का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है। ये मासेज हैं दोनों, तो एम और एम। अब देखो क्या होगा, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया। जब ये एम ऊपर जाएगा तो बनेगा एम की पावर माइनस वन। यहाँ पे एल स्क्वायर और एल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? एल क्यूब। और ये टी की पावर माइनस टू, तो ये टी की पावर माइनस टू। तो इसका देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ही यूज किया, और जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया, विच इज एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया कि कैसे हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पूछा जाता है। तो मैं आपको वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि आपको पता रहेगी किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आप जितने चाहे उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, बट ये आपको एक फाउंडेशन दे देंगे जिससे आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन दे रखी है, P इज इक्वल टू के माइनस एस स्क्वायर अपॉन बी टी। अब देखो यहाँ पे P क्या है? P है पावर, S है डिस्टेंस, T है टाइम। ठीक है।
और यहाँ पे ये के और बी, इनके बारे में मुझे नहीं पता है, और क्वेश्चन में मुझसे यही पूछा गया है कि आपको के एंड बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो देखो, अब यहां पर ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सोचना पड़ेगा। देखो, यहां पर के माइनस एस स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब के और एस स्क्वायर के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि भाई, अगर मैं दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये तभी पॉसिबल है जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। तो क्योंकि के और एस स्क्वायर के बीच में सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब के का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होना चाहिए जो एस स्क्वायर का है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं के का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होना चाहिए जो एस स्क्वायर का है। और एस क्या है? एस है डिस्टेंस। तो इसका मतलब एस स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो इसका मतलब के का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर या एल टू। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को कर दिया हमने। सिंपली देखा कि दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इसका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्योंकि इस क्वांटिटी के बारे में मुझे पता है, तो मुझे पता था कि भाई ये तो लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर, तो के का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एल स्क्वायर होना चाहिए। अब देखते हैं कि हमको और किसका निकालना है? बी का निकालना है। बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो अब इसी इक्वेशन को देखो, ऐसे लिखते हैं, पी पावर लिख दिया। अब आपको पता है ये एक एल स्क्वायर है, ये भी एल स्क्वायर है। जब दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एल स्क्वायर को एल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या मिलेगा? एल स्क्वायर ही मिलेगा। मतलब मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर है, 3 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर ही मिलेगा ना। मतलब यूनिट तो वही सेम ही मिलने वाली है। तो के माइनस एस स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर है, ये भी एल स्क्वायर है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो भी एल स्क्वायर ही आएगा। तो मैंने ऊपर एल स्क्वायर लिख दिया और नीचे बी टी लिख दिया। लेकिन मुझे किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए? बी का। तो मैं बी को इधर भेज दूंगा और पी को नीचे ले आऊंगा। तो बी की वैल्यू क्या हो गई? एल स्क्वायर अपॉन पी इंटू टी। क्योंकि ये टाइम था, तो टाइम की जगह मैंने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी लिख दिया। अब ये क्या है? पावर। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क होता है ml2t-2 और टाइम होता है टी। अब ये जब टी ऊपर चला जाएगा तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? ml2t-3। अब इन सारी चीजों को हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। तो b इज इक्वल टू एल स्क्वायर, नीचे आ गया पावर। पावर की जगह हम क्या पुट करेंगे? ml2t-3। और एक ये टाइम तो ऑलरेडी है ही, उसको भी यहाँ पे रख दिया। अब देखिए, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचा? नीचे बचा m, जो ऊपर गया तो बन गया m-1। तो एल स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है। अब ये देखो, ये टी की पावर -3 और टी की पावर 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। -3 + 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? -2। और जब ये -2 ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो वो क्या बच जाएगा? T2। तो हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया m-1 T2। देखिए कितना ईजी है। सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, और वो भी अब आप समझ गए हैं। अब आप जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप क्लिक कर जाएगा कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वैंडर वॉल्स इक्वेशन। इन सब के बारे में आप आगे जाके पढ़ेंगे, बट फिलहाल अभी हम डायमेंशनल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं। तो ये इक्वेशन है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे में v माइनस बी, इज इक्वल टू आर टी। यहाँ पे p क्या है? p है प्रेशर। v क्या है? v है वॉल्यूम। t है टेम्परेचर। और r, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर। और ये ए और बी जो होते हैं इनको हम वैंडर वाल्स कांस्टेंट बोलते हैं, बट फिलहाल के लिए आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आपसे बस सीधे से एक सवाल पूछा गया है कि आपको यहाँ पर ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करिएगा ना, वीडियो को पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिएगा, क्योंकि मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन एक ऑलरेडी करवा चुका हूँ। पॉज करके देखना, और फिर अब मैं समझा रहा हूं तो देखना कि आपने सही आंसर निकाला था या नहीं। तो देखो, इस ब्रैकेट में क्या हो रहा है? पी के साथ ए बाई वी स्क्वायर ऐड हो रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? दो चीजें अगर ऐड हो रही है मतलब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। तो इसका मतलब पी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होना चाहिए जो ए अपॉन वी स्क्वायर का है। याद रखिएगा, यहाँ पे पी प्रेशर है। ठीक है, तो अगर ए का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? पी इंटू वी स्क्वायर। अब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में निकाला था, ml-1t-2। ठीक। और ये v क्या है? v एक वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब एल क्यूब, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करके सिंगल ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या आएगा? m, ये है एल की पावर 6, ये है एल की पावर -1, मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 6 - 1 L5, और t -2। तो a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिला वो क्या मिला? ml5t-2।
कितना सिंपल था। अब दूसरे ब्रैकेट में देखो, v और b आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं b का वही डायमेंशनल फॉर्मूला है जो वॉल्यूम का है, यानी कि एल क्यूब। तो इस तरीके से आपने ए और बी दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले बहुत इजीली निकाल दिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हुए। तो आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि डायमेंशनल एनालिसिस के फर्स्ट एप्लीकेशन में किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाइएगा वीडियो को पॉज करके, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। इसके अलावा अब आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कोई भी बुक उठा लो, कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना। देखिएगा सारे क्वेश्चंस आपसे आसानी से होने लग जाएंगे। और एक बात मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी और अभी भी बोल रहा हूं कि आपको एक टेबल मिलेगी या तो एनसीईआरटी में या किसी भी और बुक में, या ऑनलाइन भी मिल जाएगी। उस टेबल में ना बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे होंगे अलग अलग क्वांटिटीज के। उस टेबल को जरा आप अपने साथ रखिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जिनको शायद अभी आप क्लास 11th में आगे जाके पढ़ोगे या क्लास 12th में पढ़ोगे, अभी आपने ऑलरेडी उन्हें पढ़ा नहीं है, बट डायमेंशनल एनालिसिस में उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उन टेबल का यूज करके आप वहां पर उनके डायमेंशनल फॉर्मूले वहां जहां भी जरूरत है वहां पे पुट कर सकते हैं। और साथ के साथ उनको याद भी करते जाना है, बिकॉज अगर एग्जाम में आएगा तो हो सकता है आपको वहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला ना दे रखा हो, बट आपने क्वेश्चन पहले किया होगा तो आप ऑलरेडी उसको याद रखोगे, तो आप आसानी से वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्टे सेफ। मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे एप्लीकेशंस के साथ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वगैरह के साथ, और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। आप पढ़ते रहिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए प्रॉफ मिसेस बाय।